स्पेस, कमर्शियल स्पेसेस, इनकी भी बात होनी चाहिए। और अब हमारे साथ हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी और क्राफ्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सीईओ आशीष कुकरेजा भी बने हुए हैं एक खास सेगमेंट पे बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। क्योंकि हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ है और एक जबरदस्त ग्रोथ है, चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो, ऑफिसेज हो, और अब तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल है, और साथ ही रिटेल सेगमेंट हो, इन सब में बहुत ही अच्छी एक डिमांड है। और माइक्रो मार्केट में तो प्रॉपर्टी कीमतों में अब इजाफा भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मिस्टर हीरानंदानी, आपसे ही सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये मौका और ये समय भी बहुत ऑस्पिशियस है। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, नवरात्र से तो बुकिंग भी बूम पर हो जाते हैं और आगे दिवाली है। खैर, हालांकि शुरुआत तो गणेश चतुर्थी से भी हो जाती है, लेकिन इस वक्त इस साल की जो फेस्टिवल डिमांड है उसमें आप ग्रोथ कितनी देख रहे हैं, कैसी दिख रही है आपको इस वक्त फेस्टिवल सेंटिमेंट्स? बहुत खुशी होती है बात आप आज सुबह में करते हुए। आज की तारीख में जो डिमांड है वो काफी तेजी रफ्तार दिख रही है। लोगों को घर खरीदना है, शायद बाहर निकल के पहले तो घर में रहते थे, वर्क फ्रॉम होम होता था, लेकिन और हम समझते थे कि अब डिमांड घरों का कम हो जाएगा, लेकिन उल्टा ही हुआ है। तेजी आ गई है, कुछ प्राइसेस दाम भी बढ़ गए हैं, लोगों को बहुत रुचि है कि घर खरीदे, और हम समझते हैं कि ये दिवाली के त्योहार पर और भी डिमांड बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आपको मिस्टर हीरानंदानी बता ही रहे हैं कि आगे चल के काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अब आप अगर शेयर बाज़ार में हैं तो फिर आपको अलग तरीके से थोड़ा सोचना होगा। क्या जो ग्राउंड पे चेक्स हो रहा है, जो ग्राउंड पे बुकिंग अच्छी आ रही है, वो भाव में भी आपको दिख रही है? आशीष, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ज़रा बताएंगे कि इस समय रियल एस्टेट के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है? बिल्कुल लग्जरी में जाने वाली ओबरॉय जैसी कंपनी, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी कंपनी, या फिर अफोर्डेबल में जैसे पूर्वांकरा जो कि सदर्न इंडिया में अच्छा बिजनेस करते हैं? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स, और धन्यवाद डिम्पी आपको, और दर्शकों को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक अच्छे समय में ही लोग बाहर आते हैं, ऐसा अजम्पशन हम सब ऐसा सोचते हैं कि लोग जब मार्केट वीक हो तब आएंगे, वैसा नहीं होता। उल्टा, जब उनको ये फेंस सिटर्स जिसको बोलते हैं, जो साइड पे बैठे होते हैं, वो तभी आते हैं बाहर जब उनको दिखता है कि मार्केट अब रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, और डिमांड रोबस्ट है। और इस उस पर्सपेक्टिव से देखने जाएं तो मैं थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड दूंगा कि ये फंडामेंटली अच्छी स्ट्रांग मार्केट है। जो भी डेवलपर्स हैं वो बहुत लाइट हैं, उन्होंने अपना इक्विटी से, प्राइवेट इक्विटी से पैसा लिया है, और डेट पे बहुत ज्यादा अभी इनफैक्ट रिडक्शन देखने को मिल रही है दिग्गज जो प्लेयर्स हैं। तो फंडामेंटली चीजें बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। और आप देखें तो लैंड प्राइसेस पिछले 2-3 साल में 2 गुना 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो जो लोग ऑलरेडी अच्छे जेवीज करके बैठे हैं, अच्छी लैंड के ऊपर बैठे हैं, वो इसका जरूर फायदा उठाएंगे। क्योंकि अब तो आप अगर बॉम्बे, जो कि सबसे बड़ी मार्केट है, वहां पे सिटी में लैंड आपको मिलना मुश्किल हो गया है, अब अच्छी लैंड नहीं है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अब प्राइसेस में तो अपटिक देखने को मिलेगा ही। तो उस हिसाब से जो प्लेयर्स जैसे प्रेस्टीज है, जो बॉम्बे में एंट्री ले चुके हैं और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, 750 करोड़ की इन्वेंट्री उन्होंने लास्ट कुछ महीनों में ही बेची। अब ऐसे लैंड ओनर्स जो पहले लैंड बैंक पे अपनी बात करते थे, अब वो डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रांगली घुस रहे हैं। जैसे आपने बिरला को देखा, एक बड़ा ग्रुप जो अब डेवलपमेंट में आया। फिर उसी में अगर आप देखें तो रेमंड की भी आगे बहुत अग्रेसिव प्लान्स हैं। छोटी एक कंपनी है अरविंद, वो बहुत अग्रेसिवली अपने लैंड बैंक के साथ, उनका एक HDFC बैंक से टाई अप हुआ। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें इस समय हो रही हैं, और आई थिंक सेक्टर एक रोबस्ट जोन में है। आपको छोटे रीजनल प्लेयर्स जो है वो किस तरह के नजर आते हैं? कोल्टे पाटिल जैसे, या अजमेरा रियल्टी, ये छोटे प्लेयर्स हैं, वहां पे वैल्यूएशन कैसे हैं? आपने कुछ एनालाइज किया है? अगर मैं ओबरॉयज ऑफ द वर्ल्ड, गोदरेज प्रॉपर्टीज के बियॉन्ड देखना चाहता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग बात कही अजय जी आपने। जरूर वैल्यूएशन वाइज छोटे प्लेयर्स अब अच्छा रुझान दिखा रहे हैं, और ध्यान जा रहा है। इसीलिए मैंने जो अरविंद का नाम भी लिया।
वो अब जिस तरीके से HDFC बैंक का जो HDFC के साथ जो उनका एक टाई अप है इक्विटी वाला, वो बहुत हेल्प करेगा। और सामने सामने कोल्टे पाटिल जिनका अब जो आगे वाले जो अब H2 जो होता है अजय जी, वो 2 गुना 3 गुना होता है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेंट्री जो सामने आती है, और इंस्टीट्यूशंस और डेवलपर्स मिलकर काफी अग्रेसिव पेमेंट प्लान्स भी लेकर आते हैं ताकि उनको जो उनकी वेलोसिटी है वो मिले। उसमें कोल्टे पाटिल जैसे प्लेयर्स के H2 में काफी इंटरेस्टिंग प्लान्स दिख रहे हैं। बट आई थिंक एक बार क्लैरिटी और लॉन्चेस पे और कौन से पार्सल्स हैं उस पे आनी शुरू होगी तो ही एक रुझान बनेगा। लेकिन एटलीस्ट मैक्रोटेक और प्रेस्टीज जैसे प्लेयर्स का तो जो लॉन्च का कैलेंडर है वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, दिखता है, और मुझे लगता है कि वहाँ एक अच्छा रुझान है। ठीक है। खैर हिरनंदन जी, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। आप जब गवर्नमेंट का कुछ चेंजेस होते हैं या फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस होता है, ऐसे कुछ RBI भी करने चाह रहा है। हो सकता है मार्केट के अंदर जो बज़ ये है कि कुछ दरें वापस से बढ़ाई जा सकती हैं। क्या रियल एस्टेट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा? अब इतना तेज है इंजन की, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें अब ये नोटिस ही नहीं करता। इंटरेस्ट रेट तो बढ़ ही गया है और भी बढ़ने की आवश्यकता है जो आप कह रहे हैं। मेरे अंदाज से जो लोग ब्याज पर पैसे उठाते हैं, होम लोन लेते हैं, वो 15 साल 20 साल के हिसाब से लोन लेते हैं, और जो लोन लेते हैं उसका वो फ्लोटिंग रेट होता है। तो आज की तारीख में समझो आपका फ्लोटिंग रेट बढ़ भी जाए तो 1 साल 6 महीने 12 महीने के बाद वो फिर कम हो जाएगा, तो इसलिए वो एवरेज रेट हो जाता है। जरूर थोड़ी लोगों को हिचकिचाहट होती है जब ब्याज बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो घर खरीदने का पोस्टपोन नहीं करते EMI के लिए, लेकिन वो जरूर ये सोचते हैं कि अभी एवरेज रेट कितना होगा, और है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होम लोन रेट का कम है, तो इसलिए जो लोग घर खरीदते हैं उतना नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अब हम जो होम लोन्स देते हैं, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमें बताते हैं कि ओवरऑल देखा जाए जो लोग 15 साल 20 साल के लिए लोन लेते हैं, एवरेज इंडियन जो होम लोन लेते हैं वो 7-8 साल के अंदर ही प्रीपेमेंट कर देते हैं। तो ज्यादातर देखेंगे कि और भी कोई लिक्विडिटी मिल जाए, और कोई कैपिटल गेन्स मिल जाए, कोई इनहेरिटेंस आ जाए, प्रोविडेंट फंड से पैसे आ जाए, तो वो प्री करते हैं। इसलिए 1% आगे आधा % 2% का कोई ज्यादा मायने नहीं रहता। कुछ बॉर्डर लाइन केसेस जो हो वो लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन बाकी घर पोस्टपोन नहीं होता ब्याज के कारण। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हीरानंदानी जी, आज ये समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमें शेयर करने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। तो इस खास कॉन्वर्सेशन, इस खास सब्जेक्ट पर हम चर्चा कर रहे थे कि रियल एस्टेट में किस तरह की डिमांड दिख रही है और वहाँ पर कौन से रीजनल प्लेयर्स या किस तरह की ज्योग्राफीज है जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है बायर्स का। हिरनंदानी जी की एक बात से मैं बहुत सहमत हूँ। जो 15-20 साल के लिए घर खरीदता है उसको आधा 1% आपको पता है 1 लाख रुपए पे 700 रुपये का EMI बनता है। 150, 200, 2000, 5000 ऊपर नीचे में इतना फर्क नहीं आता है। लेकिन जिस हिसाब से अभी जिस जॉब सर्वे को आप कोट कर रही हैं उसमें ये भी है कि एवरेज जो वेज हाइक्स या सैलरी हाइक्स हो रहे हैं अक्रॉस सेक्टर वो हाई डबल डिजिट में है, 10 से 12%। IT सेक्टर की बात नहीं करते हो तो साल में 4 हाइक्स आ गई उनकी। 10 से 12% अगर हाइक है तो इंटरेस्ट रेट का जो बढ़त हो रही है ना वो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाती है। वो एक ट्रेडर की तरह है, वो रोज के उतार चढ़ाव नहीं देख रहा है, ऑन एवरेज आपने साल में कितना कमाया या कितना गंवाया। तो इसलिए वो अगर डिमांड अच्छी रहेगी तो बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद भी वॉल्यूम चलते रहेंगे मेरे हिसाब से। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल।